तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा था, थोड़ा सा जल्दी से एक छोटा सा रिविजन कर लें, फिर आगे बढ़ाते हैं चीज को। मैंने ये कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो एनर्जी है वो फोटॉन्स में ट्रेवल कर रही है, ये था। और इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन इस फॉर्म में बताई थी, आई अगर इंटेंसिटी है, लाइट नॉर्मली गिर रही है, ये हो गया था, ये सब बता दिया था। फिर साथ में एनर्जी को P इंटू सी भी लिखा था, और फिर एच एफ, सॉरी, एफ लैम्डा सी लिखा था, और कहा था कि वेवलेंथ आप ऐसे भी इसकी निकाल सकते हो, अगर ये एनर्जी आप फोटोन की लिखते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां तक मैं बता के चला गया था। अब वापस जा रहे हैं, हेडिंग डालो, प्रेशर ऑफ लाइट, प्रेशर व्हेन लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, प्रेशर व्हेन लाइट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब। डिराइव करके बताऊंगा। बेटे लाइट नॉर्मली गिर रही है, एक सरफेस पर नॉर्मली गिर रही है ऑफ इंटेंसिटी आई, और जो फोटॉन्स हैं वो टकराने पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, मतलब रुक जा रहे हैं। तो मुझे फोर्स निकालना है, तो मैं बिल्कुल समझा रहा हूं, देखते चलो। टकराने के पहले मोमेंटम, पीआई मतलब मोमेंटम इनिशियल, एम इंटू सी, फाइनल मोमेंटम एब्जॉर्ब हो गया 0, तो चेंज ऑफ मोमेंटम mc, change of momentum mc, if if n photons are, light normally गिरी, are incident per second per unit area, अगर n फोटॉन इंसिडेंट है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, अगर n फोटॉन इंसिडेंट है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, देन the change of momentum in 1 second will be, अभी बिल्कुल समझा दो, बिल्कुल ना आप बोले लोड बिल्कुल ना पाले। If n photons are incident per second per unit area, then the change of momentum per second will be, तो ये प्रेशर होगा, प्रेशर। क्यों सर? आप जब 11 में थे तो आपने सीखा था
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। बट अगर ये यूनिट एरिया पे निकालेंगे तो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि मैं n फोटॉन्स मान रहा हूं, इंसिडेंट है। यूनिट एरिया पर, तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड आया, वो उस जगह का प्रेशर कहलाएगा। तो अब मैं प्रेशर लिख के फिर आगे कहानी बढ़ाता हूं। इतना लिख लो पहले। अच्छा, मैं थोड़ा वर्ड्स में पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा डायग्राम बनाओ। आई पुट द थ्योरी इन वर्ड्स। केवल डायग्राम बनाओ और ये इंटेंसिटी आई दिखा दो। इंटेंसिटी आई, अब मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूं। लिखो, द इंसिडेंट फोटॉन्स the incident photons after hitting the surface come at rest, come at rest. Their momentum changes from mc to 0. mc से 0 हो गया। अब लिख लो, फिर आगे भी बचा है अभी थोड़ा सा उसमें। प्रेशर क्यों? बिकॉज वो यूनिट एरिया पे है। लिखने के बाद बता देना लिख लिया। लिख लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो फिर? अब दूसरों का नहीं पता। अब मैं n निकालूंगा, कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट एरिया। देखो अब,
P is pressure. यहां तक की कहानी क्लियर। और आगे देखो भी, सी से एक बार मेरा मन था मल्टीप्लाई करने का, मैंने कर दिया। मेरा मन है भाई, तुम मना थोड़ा ना कर सकते हो, नीचे भी कर दिया। ये और ये कट गया क्योंकि एनर्जी, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, तो प्रेशर आ गया नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। I is the intensity and C is the speed of light। लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उस केस में जो प्रेशर आएगा, मोमेंटम में ट्वाइस का चेंज आएगा। तुम सब जानते हो, इतना जानते हो, क्योंकि ये मोमेंटम पहले mc था, तो चेंज ऑफ मोमेंटम 2mc हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। अगर लाइट इन केस ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन प्रेशर आ गया, लिख लिया? ये केस है Yes, प्रेशर sir. का, when light is totally reflected। Come to problem 7। करो 7, करो, अपने आप करो। Light of intensity I naught is incident normally on surface। 40% of light is absorbed। 40% absorbed। प्रेशर बताओ। एब्जॉर्ब के लिए हो गया और रिफ्लेक्टेड के लिए हो गया। हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बेसिक समझा रहा हूँ। जब लाइट गिरती है तो फोटॉन्स गिर रहे हैं जिनके पास एनर्जी है। तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके हो सकता है कि एमिट कर जाएं। तो डायग्राम में बनाया है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखा वेवलेंथ इज इंसिडेंट, देन इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो। सर एक और बार बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने ये बताया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है। ये एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के कारण से अट्रैक्शन से एटम के अंदर है। तो जब लाइट गिरती है तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए, एमिट होके बाहर आ जाए, मेटल के बाहर आ जाए। तो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, ब्रैकेट में लिखा वेवलेंथ, इज इंसिडेंट, then electron emission can take place, this is called photoelectric effect। इतना लिखो, फिर अब धीरे धीरे करके डिस्कशन आगे बढ़ेगा। इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी, लाइट गिरेगी और निकलने लग जाएगा, लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ एनर्जी। लिख लिया हो तो बता रहा। लिख लिया। अब उसमें लिखो, अब वील गो वेरी स्लोली, थोड़ा समझाना पड़ेगा। यहाँ अगले उस पे, यहाँ पे ले जाके समझाऊंगा। रुक जाओ, थोड़ा थ्योरी है, इसमें समझाना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। सपोज ये ऐसे करके एक सरफेस पर ऐसे कुछ बॉल्स पड़ी हुई है सरफेस पर, ये यहाँ से ये स्टॉपर है, कुछ बॉल्स है सरफेस पे, ऐसे बॉल्स हैं। अब मैं इन बॉल्स को धक्का मारता हूँ, पुश करता हूँ या एनर्जी देता हूँ। मैं इन बॉल्स, सर वो उत्कर्ष बोल रहा है कि आपने उसको अंदर नहीं लिया मीटिंग में। कब से नहीं लिया? सर अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था उसके बाद। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और यहाँ पे ऐसे बॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये बॉल्स इस जगह से ऊपर से नीचे गिर जाए, तो इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ सर देनी पड़ेगी। अब लेट से ये हाइट यहां से h है और बॉल्स का मास m है। तो सबसे पहले मुझको ये बताओ,
इनमें से कौन सी ऐसी बॉल होगी जिसको मिनिमम एनर्जी देने पे ऊपर पहुंच जाएगी? ऐसी कौन सी बॉल होगी? मैं नंबर भी कर देता हूँ, 1 2 ऐसे करते करते। सर 1. हाँ, one ball will require minimum energy to reach here. Agreed? Agreed? Because इसकी Yes, sir. 2 ball will require a bit more energy. 3 ball will require उससे भी ज्यादा एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी कितनी हुई? mgh। ये मिनिमम एनर्जी हुई ऊपर तक जाने के लिए। इसको मैंने चलो ऐसे कुछ एक ऐसे सिंबल से नोट कर दिया मिनिमम। if energy given is less than, जो मैं एनर्जी दे रहा हूं is less than 5, अगर मैं बॉल्स को एनर्जी दे रहा हूं लेस देन 5, तो क्या कोई भी बॉल दूसरी तरफ आ पाएगी? क्या कोई भी इनमें से बॉल नहीं, सब वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। कोशिश करेंगे पर नहीं जा पाएंगे। इफ एनर्जी गिवन इज लेस देन 5, नो बॉल will be able to reach other side। अच्छा, ये आप सर एनर्जी कैसे दे रहे हो? चलो इस पर भी हम मान लेते हैं, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो बॉल्स कुछ आके यहां से आके कोलाइड कर रहा है। मतलब लेट्स से फोटोन ही कोलाइड कर रहा है। फोटोन कोलाइड करके एनर्जी दे रहा है इनको। इज दैट पार्ट क्लियर? फोटोन आया कुछ एनर्जी के साथ, टकराया, अपनी एनर्जी दे दी। तो फोटोन की एनर्जी अगर mgh से कम होगी, इससे कम होगी इसकी, तो कोई भी बॉल अगली साइड में नहीं जा पाएगी। एग्रीड और नॉट? तभी फिर मैं एटम पे लेके जाऊंगा। एग्री करी कि नहीं? मैंने क्या माना? एनर्जी, फोटोन जाके टकरा रहे हैं और वो एनर्जी दे रहे हैं। एग्री कर गए इस बात पे कि नहीं? यस सर. कर गए। Agreed. अब if energy of incident photon is more than this, अगर एनर्जी से ज्यादा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि हो सकता है कि 3-4 बॉल ऊपर पहुंच जाएं, ये यहां तक की बॉल्स ऊपर पहुंच जाएं। एग्रीड और नॉट? क्योंकि एनर्जी जो मैं दे रहा हूं वो mgh से ज्यादा दे रहा हूं। एग्री कर गए? इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मोर देन 5, देन एग्रीड और हाँ ना बोल देना। देन फ्यू बॉल्स विल रीच टॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फ्यू बॉल्स विल रीच टॉप। इसी में इन दिस सिचुएशन इस पे एग्री कर गए। इन दिस सिचुएशन द बॉल्स रीचिंग टॉप विल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सर फिर से समझा दीजिए प्लीज, अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, दोबारा से नहीं समझा सकूंगा क्योंकि कहां से डिस्कनेक्ट हुआ मुझे क्या पता, क्योंकि मैं इसमें मेरी रिदम टूट गई। मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉल्स हैं, इनमें से जो आप जो एनर्जी दे रहे हो, आप जो फोटोन की एनर्जी, जो आप एनर्जी गिरा रहे हो, वो एनर्जी इस वाली मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ, कुछ पहुंच सकते हैं। अब इनमें से कौन सी बॉल, चलो 1 2, इनमें से मुझको बताओ विच बॉल विल हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस टॉप? 1. ऑब्वियसली 1, क्योंकि उसको ऊपर जाने की मिनिमम, इन दिस सिचुएशन द बॉल्स रीचिंग टॉप विल हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी।
Ball 1 will have maximum kinetic energy and will have less. बिल्कुल सही सर, and have less and will have less. अरे अभी मैं कर दूंगा क्लियर, ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता ऐसा मैं समझा रहा हूं. द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. मिनिमम जीरो होगी, इनमें से मतलब कोई ऐसी कोई बॉल होगी जो केवल ऊपर तक पहुंच पाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होगी बोलो, जीरो. तो इस केस में जो बॉल्स ऊपर पहुंच रही हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इस रेंज में है. और एग्रीड. फिर से देखो ये ऐसे, हाँ क्या हुआ मेरे बेटा, ये ऐसे एक सरफेस है स्मूथ, उसमें बॉल्स ऐसे रखी हुई. चलो सबको फिर से रिवीजन दे रहा हूँ जो लॉग आउट जिनका हो भी गया था. ये बॉल्स 1 2 3 4, मेरे को ये यहां से इस जगह से जो हाइट है टॉप की वो h है. तो मिनिमम एनर्जी जो बॉल्स को दी जानी है किसी भी मतलब मिनिमम एनर्जी ताकि ऊपर पहुंच जाए, वो मिनिमम एनर्जी बॉल 1 की है क्योंकि सबसे ऊपर है, और वो मिनिमम एनर्जी mgh है, उसको 5 से डिनोट कर दिया. If energy given is less than 5, no ball will reach the other side. ऊपर जाके सब वापस नीचे आ जाएंगे. पहला केस हो गया. If अब दूसरा केस, एनर्जी 5 से ज्यादा. If energy of incident photon is more than 5, then few balls will reach top. In this situation, the balls reaching top will have different kinetic energy. ये बात भी सही बोल रही हूँ सर. Ball 1 will have maximum kinetic energy, and other balls will have less energy. The minimum kinetic energy will be 0. तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेंज होगा 0 से लेकर k मैक्स. मैक्स किसकी होगी, बॉल 1 व्हिच रिक्वायर्स मिनिमम एनर्जी टू रीच टॉप. इसमें एक और पॉइंट है सी, फिर मैं लाइट से डिलीट कर दूंगा. इफ एनर्जी इंसिडेंट इक्वल टू वर्क फंक्शन, only ball 1 will reach top and agreed. हाँ ना बोलते जाना बेटा, ये बहुत थियोरेटिकल चीज है जो समझा रहा हूँ तुम्हें एक विजुअलाइज वे में. अगर एनर्जी इसके बराबर होगी तो वो बॉल 1 ही पहुंच पाएगी. एग्रीड और नॉट. Yes, sir. अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब मैं इसको वापस समझाऊंगा एटम के केस में लेके. अब मैं एटम के साथ जा रहा हूं. डायग्राम बनाओ. The minimum energy of the element, the minimum energy of the element for which electron
comes out of the metal, comes out of the metal is called work function of the element. जो मिनिमम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द एलिमेंट. दिस विल correspond to the loosely attached electrons. This will correspond to the loosely attached electrons in the outermost shell. In the outermost shell. The electrons of inner shell will need energy more than work function for coming out. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. If the incident photon, अगली लाइन से लिखना, सब समझा चुका हूं, उसको लाइट से कंपेयर करो. If the energy of incident photon is less than work function of element then electron emission will not take place. अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. अगला पॉइंट लिखो, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to work function, then only the loosely bound electron will come out, but with zero kinetic energy. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. अगला पॉइंट, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is more than work function, then electrons will come from inner shells also. Electrons will come out from inner shells also, and the kinetic energy will range from
बिल्कुल समझ में आ गया। लिखने का बता देना, मैं एक पॉइंट बताऊंगा। लिखिए सर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट corresponding to work function the wavelength of light corresponding to work function is called threshold wavelength। अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ये लो, इतना लिख लो। मतलब थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे कम हो तभी एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझा दिया? लिखने के बाद बता देना। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एमिशन तभी होगा जब फ्रीक्वेंसी ये भी लिख लो। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, फिर मैं एक्सपेरिमेंट पे जाऊंगा। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन एमिशन टेक्स प्लेस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted will depend on number of photon incident।
लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. तुम्हें याद है मैंने इंटेंसिटी का एक टर्म लिखा था ऐसे करके, I इक्वल टू NHF। ये तुमने समझ लिया ना? अब मैं बस ये बोलना चाहता हूं, ये तुम समझ गए तो देखो उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted will depend on intensity of light at a given frequency. At a given frequency अगर n बढ़ जाएगा इंसिडेंट फोटोन तो I बढ़ेगा therefore एमिशन बढ़ जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उस फ्रीक्वेंसी पर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। लिख लो। लिख लेने के बाद बता दे देना बेटा कि लिख लिया। लिख लिया सर। गुड। अब हम ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम वापस जा रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर। पहले बता दूं क्या एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन होने वाला है। ये इस पे लाइट गिर रही है, जिस पे लाइट इंसिडेंट है वो है कैथोड। जिस पे लाइट इंसिडेंट है उसको बोलेंगे हम कैथोड, अगले वाले को बोलेंगे एनोड। डायग्राम को देखो अभी बना लेंगे, नॉट एन इशू। लाइट गिर रही है, इसको हम बोलेंगे कैथोड, इसको बोलेंगे हम एनोड। लाइट गिर रही है और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है।
इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हाँ सर निकलेंगे, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, इकट्ठे भी होंगे यहाँ पे निकल कर। अब मैंने क्या किया, मैंने एनोड इसके में एक सप्लाई लगाया, ये रेहोस्टेट है, रेहोस्टेट मतलब वेरिएबल वोल्टेज। जैसे से ऊपर लेके जाऊंगा वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे से नीचे लेकर आऊंगा इनके बीच का वोल्टेज कम होगा। तो ये वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया। हाँ आदित्य बेटा पूछो। नहीं सर, गलती से हो गया। हाँ तो मैंने क्या किया, लाइट मेरी गिर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, supply voltage, variable voltage is applied between the cathode and anode. We'll change the voltage and then we'll see how current affects. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे करके, और जो निकल रहे हैं थोड़े बहुत धीरे धीरे करके आगे भी जाएंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हो गया ना, ये पूरा इकट्ठा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये। डायग्राम पहले ये बना लो या ये बना लो, ये वाला बना लो, ये वाला बना लो, पहले समझाऊंगा फिर बेटा। डायग्राम बनाओ। बनाने का बता देना। बना लिया सर। बना लिया? उसमें लिखो, अब थ्योरी लिखो। लाइट इज इंसिडेंट, light is incident on photosensitive material, on photosensitive material, ब्रैकेट में लिखो कैथोड। The frequency of light, the frequency of light को लिखो उसमें F, और वो जो लिखा था वो लिखो। ठीक है। चलो एफ के बाद क्या लिखना? The frequency of light is equal or more than threshold frequency. The frequency of light is equal or more than threshold frequency. Due to this reason, electron emission will take place. Due to this reason, electron emission will take place and will be accumulated
near the cathode. This region will be called electron cloud. ठीक है? Variable voltage is applied between anode and cathode. और बार रिपीट कर दीजिए. Variable voltage is applied between anode and cathode. The voltage is changed due to which जो एक करंट फ्लो करेगा, यहां से देखो, यहां से करंट फ्लो कर ऐसे आएगा, ड्यू टू विच द करंट विल चेंज. अब वो क्यों चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो बताऊंगा. वोल्टेज के बदलने से करंट चेंज होगा. तो मैं ग्राफ बना रहा हूं वोल्टेज वर्सेस करंट का. जो सप्लाई वोल्टेज है और जो करंट है, डायग्राम बनाओ, इतना बनाओ फिर बताऊंगा. अब देखो, सबसे पहले वोल्टेज जीरो है तो भी करंट फ्लो कर रहा है. मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब डायग्राम में बता रहा हूँ. वोल्टेज जीरो मतलब ये शॉर्ट ऐसे करा हुआ है, वोल्टेज जीरो है, लाइट गिर रही है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है. क्यों हुआ सर ऐसा, क्यों हुआ, करंट क्यों फ्लो हुआ? तो जब जीरो वोल्टेज है, मतलब सिंपल वायर से दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया बाहर बाहर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उनके पास ऑब्वियसली कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो वो आगे बढ़कर यहां से लौट के आ जाते हैं. तो पहला पॉइंट लिखो, व्हेन द वोल्टेज इज जीरो, और साथ में डायग्राम बना लेना छोटा सा ऐसा. व्हेन द वोल्टेज इज जीरो, इसका मतलब ये है द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स the emitted electrons are able to reach the anode. Are able to reach the anode. सर हाँ तो कैथोड पे ही लाइट क्यों गिर रही? बेटा, वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, वहां फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया है, वहां पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया है. ओके सर. तो few the electrons the emitted अभी जीरो वोल्टेज पे भी करंट क्यों फ्लो कर रहा है बता रहा हूँ. The emitted electrons have kinetic energy. The emitted electrons have kinetic energy, and few of them are able to reach
anode, and few of them are able to reach anode at 0 voltage. ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। अब देखो ग्राफ में मैंने कुछ दिखाया है कि जैसे से मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, करंट बढ़ रहा है, पर एक लिमिट के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। अरे सर ये क्यों ऐसा हो गया, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। करंट बढ़ने के बाद और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, समझाओ सर, समझाओ, समझाओ पहले क्यों नहीं बढ़ रहा। देखो तो यहाँ अगले उस पर समझाऊंगा। अभी रिलेट कर दूंगा, तुम बोलोगे अरे समझ में आ गया। एक वेसल में होल है, वेसल में होल है, ठीक है, इसमें 10 लीटर पर सेकंड पानी आ रहा है, भर रहा है इसमें, और होल छोटा है, 1 लीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है, लबालब भरा रहेगा, क्योंकि जितना आ रहा है वो ज्यादा है, बाहर निकलने वाला कम है। बढ़ा दिया तो बाहर निकलने का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि होल साइज बढ़ा दिया। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सपोज इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दिया कि बताओ यहाँ पे क्या 11 लीटर पर सेकंड हो सकता है क्या बाहर निकलने का रेट? आने का रेट 10 है, बाहर के बाहर का 11-12 हो सकता है? Yes, sir. हैं? नो सर। कैसे होगा? जो आने का रेट उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम फ्लो कैन बी 10 लीटर पर सेकंड डिपेंडिंग ऑन द होल साइज। एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द होल साइज, द मैक्सिमम दैट कैन फ्लो इज 10 लीटर पर सेकंड। खत्म हो गई बात। जितना आता है उतना निकल जाता है, जितना आता है उतना निकल जाता है, जितना आता है उतना निकल जाता है। इससे ज्यादा तो हो 10 लीटर पर सेकंड से ज्यादा तो तब होगा जब यहाँ पे फ्लो का रेट बढ़ जाए। यहां तक बात समझ में आई? तो फिर आगे बढ़ूंगा। यस सर। हैं? यस सर। आ गई, वेरी गुड। अब मैं वापस जा रहा हूं कि यहां पर बताने के लिए कि वोल्टेज के बढ़ने पे करंट बढ़ा और कांस्टेंट क्यों हो गया। तो पहले लिखो, एज द वोल्टेज इज इंक्रीज, अगली लाइन लिखना, एज द वोल्टेज इज इंक्रीज the current will increase. The current will increase. क्यों मैं बता रहा हूं? ये पॉजिटिव वोल्टेज है, लिखो, the anode will attract, the anode will attract the emitted electrons. The anode will attract the emitted electrons, which will increase the number of electrons reaching anode per second. Hence the current will increase. Obviously करंट बढ़ेगा क्योंकि वो खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, और खींच रहा है, और जल्दी पहुंच रहे हैं। After a certain voltage, the current will reach maximum value. देख क्यों वो निकलने, हाँ, the current will reach maximum value.
ब्रैकेट में लिखो सैचुरेशन करंट। ब्रैकेट में लिखो सैचुरेशन करंट। तो ऐसा क्यों हुआ कि करंट और नहीं बढ़ रहा? तो लिखो इन दिस कंडीशन, the number of electrons reaching anode per second will become equal to number of electrons emitted from cathode per second। मतलब वो जितने वहां पहुंच रहे हैं वो उसके बराबर हो जाएंगे जो वहां से निकल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो सपोज करो, लेट्स से मैं इसी जगह पे वापस जा रहा हूं। सपोज यहां से निकलने का रेट है 1000 पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ एट द मोस्ट मैक्सिमम 1000 ही तो हो सकता है पर सेकेंड, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा पहुंचेंगे और रेट लिमिट का इससे ज्यादा तो पहुंच ही नहीं सकते। जब तक यहाँ का नंबर नहीं बढ़ेगा ये कैसे बढ़ जाएगा? तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। एग्रीड? हाँ या ना बोलो बेटा, समझाने में पूरा एफर्ट लगाया है मैंने। और ये किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, ये अभी ये बताऊंगा, ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ये जो निकल रहा है। तो होगा क्या कि जब ये वोल्टेज काफी बढ़ जाएगा तो जितना यहाँ से एमिट हो रहा है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है पर सेकेंड, और यहाँ पहुंचने का रेट ऑब्वियसली इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखो डायग्राम में दिखा दिया, करंट कांस्टेंट हो गया है, ये हो गया कांस्टेंट। आगे बात समझ में? और इसमें लिखो इन दिस स्टेट in this state the electron cloud will not be present। electron cloud नहीं होगा, जो वहां accumulation था, electron cloud will not be present। ओके, समझ में आ गया। अब चलो रिवर्स में, अब अगला देखें। आपने इस वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया भैया, उल्टा कर दिया इसके वोल्टेज की पोलैरिटी को, और बढ़ाने लग गए तो करंट धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अरे इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अब अगर ये नेगेटिव हो गई प्लेट, ये वाली प्लेट को आपने नेगेटिव कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन बेचारा खुद नेगेटिव था वो यहाँ ये रिपेल करेगा ना उसको आने से, तो करंट कम होने लगेगा। पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो है जिनके पास एनर्जी है तो किस तरीके से पहुंच जाते हैं। जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाओगे और रिटार्डेशन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज आएगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। वापस लिखो जरा थ्योरी, धीरे धीरे समझाऊंगा। एज द सर मतलब ये डायग्राम के बाद फिर से डायग्राम बनाना है? डायग्राम कुछ मत बनाओ। As the anode voltage is made negative, the current will decrease with increase in voltage। The current will decrease with increase in voltage। The negative voltage will retard the emitted electrons,
hence the current will decrease. At a particular voltage, ब्रैकेट में लिखो स्टॉपिंग वोल्टेज, the current will become zero. At this voltage, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, at this voltage बेचारा, यहां पे आके बेचारा स्टॉप हो गया, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, करंट जीरो हो गया. At this voltage, even at this voltage, the electron which has maximum kinetic energy, is just able to reach the anode and stop. बस वहां जाके बेचारा पहुंच के रुक जाता है और फिर वापस लौट आता है. Hence the current will become zero. Hence the current will become zero. इतना ही आज का डिस्कशन था. फिर अगली क्लास में इसको और आगे ले चलें. संडे का मैं कह नहीं सकता मैं लूंगा कि नहीं लूंगा. आई एम नॉट श्योर. टेस्ट का शेड्यूल देख लेते हैं. इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है क्या? वापस बनने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा.